नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का बिहार अड्डा 24/7 पे। तो लीजिए, आपके सब्र की जो इम्तिहान है वो ख़त्म होती है और बिहार में बिहार पुलिस एसआई दरोगा का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अबाउट हो चुका है। काफ़ी दिनों से खबरें थी कि ये नोटिफिकेशन आएगा आएगा आएगा, लेकिन आ नहीं पा रहा था। फाइनली अब जाकर के आज मंगलवार के दिन ये नोटिफिकेशन आउट हो रहा है। तो चलिए, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ध्यानपूर्वक एक एक छोटे छोटे पॉइंट को हम नोटिस करते हुए चलेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बातें रखी गई हैं सामने। अगर आप कहीं पे पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं तो आप जरूर इस सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको अलग से सेशन के थ्रू हर एक छोटे पॉइंट के बारे में डिटेल जानकारी जरूर दूंगी। अभी हम नोटिफिकेशन पे डिस्कशन कर लेते हैं, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी विद्यार्थियों को जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे बिहार दरोगा वैकेंसी के लिए। तो लीजिए, आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि आपके फॉर्म फिलिंग की डेट कब से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की जो डेट है उसके बारे में बताया गया है कि आपके फॉर्म फिलिंग की डेट है आपके 26/9/2025 से। तो शुरुआत हो रही है कब से? तो 26/9/2025 से आपके फॉर्म फिलिंग की डेट है, ये शुरू हो रही है। आपके ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट है आपकी कब की? तो 26/10/2025 की, है ना। लास्ट डेट कब की है? तो ये है 26/10/2025 की, है ना। तो 26/10/2025, ठीक है, ऐसा। तो 25/9/2025 से फॉर्म की शुरुआत हो रही है, सॉरी 26/9/2025 से, और आपके 26/10/2025 लास्ट डेट रखी गई है। इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 महीने का पूरा समय है आपके पास, और इन 1 महीनों के दौरान आपको अपने फॉर्म फिलिंग पे पूरा फोकस करना है। किसी भी तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देनी है, मतलब नहीं जाने देनी है, सीधी बात। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो 1799 आपकी वैकेंसी है, 1799 आपकी वैकेंसी है। यहाँ पर बात करें तो लेवल 6, है ना, लेवल 6 की आपकी पे स्केल रहेगी, है ना, पे स्केल रहेगी। आपके पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है आपकी, है ना, पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार अवर सेवा आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, सीधी बात है। एक अभ्यर्थी मात्र एक ही आवेदन पत्र भर सकता है, इसलिए जिस टाइम नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप आवेदन पत्र भरने जाएंगे, यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो एप्लीकेशन के फॉर्म फिलिंग के दौरान पे ध्यान रखिएगा, आपको हर छोटी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और बहुत केयरफुल होकर के नोटिफिकेशन आप देख करके फिर आप आवेदन करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चूक होगी तो इसकी जिम्मेदारी आयोग नहीं लेगा, सीधी बात है, ठीक है, हाँ जी। क्योंकि कहीं पे भी उन्होंने नहीं बताया है कि करेक्शन की डेट दी गई हो, है ना, सीधी सीधी बात है। आवेदन भरने की तिथि है और लास्ट तिथि है, शुरू और आखिरी का जो दिन है वो बताया जा रहा है। तो बहुत केयरफुल होकर के आपको आवेदन करना है, ठीक है, सीधी बात। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें, आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, जैसे आवेदन के लिए पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है इसकी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि आप भारत देश के नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली क्राइटेरिया है आपकी। इसके बाद अगर देखा जाए तो पुरुष एवं महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार से किसी भी तरीके की रोक टोक है नहीं रखी गई है, ये दूसरी बात है इसके लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, है ना, किस मतलब किस उम्र के और कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें, 2 सेकंड रुक जाइए, तो यहाँ पर आपकी दिनांक 1/8/2025 तक की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष जो परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपके ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए 1/8/2025 तक, है ना, 1/8/2025 तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये साफ मैं कह दूं, अगर आप रनिंग पे हैं तब भी, अगर ग्रेजुएशन के लास्ट स्टेज पे भी हैं तभी आप इसका फॉर्म भरने में थोड़ा सा कतराइएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन है 1/8/2025, ठीक है, 1/8/2025। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा उम्र सीमा की गणना की अगर बात करें तो उम्र सीमा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर ही की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो कि 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वो उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आरक्षण के आधार पर अगर आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर हाँ जी, अगर आरक्षण का लाभ यहाँ पर है आपके पास किसी भी तरीके के, क्योंकि यहाँ पे नीचे दिया गया है,
तो आप उसके आधार पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ऐसा। अब यहाँ पे आरक्षण या फिर बिना आरक्षण के किस तरीके की आपकी उम्र सीमा दी गई है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे कि अनारक्षित वर्ग में अगर बात करें, यानी कि सामान्य श्रेणी में बात करें, तो पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी में मेंस के लिए जो उम्र सीमा है कितनी रखी गई है, तो यहाँ पर मिनिमम 20 वर्ष आपकी जो उम्र है वो होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो आपके 37 वर्ष, ठीक है 37 वर्ष उम्र सीमा आपकी मैक्स होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के पुरुषों की। वहीं अगर महिलाओं की बात करें, आपके जनरल कैटेगरी में वुमेन की बात करें, ठीक है हाँ जी, तो इसमें मिनिमम उम्र सीमा आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम जो उम्र सीमा है वो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। और आप जानकारी है आपको कि हमारे बिहार के अंतर्गत जितने भी पुरुष और जितनी भी महिलाएं हैं उनको 35% के आरक्षण का प्रावधान पहले ही घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे होगा। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग की बात करें और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की बात करें, तो यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए आपके मिनिमम सीमा रखी गई है, उम्र सीमा 20 वर्ष की और अधिकतम है 40 वर्ष की। आपके पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष और महिला है उनके लिए। अनुसूचित जाति की बात करें तो आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एसटी और एससी की अगर बात करें, मतलब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट दोनों की अगर बात करें, ठीक है हाँ जी, तो यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं दोनों और थर्ड जेंडर एसटी एससी और थर्ड जेंडर इनके लिए क्या रखी गई है, तो उम्र सीमा आपकी मिनिमम है 20 वर्ष की और अधिकतम कितनी है 42 वर्ष की, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो जनरल कैटेगरी के पुरुषों की 20 और 37 उम्र रखी गई है। आपके जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 20 वर्ष मिनिमम और 40 वर्ष अधिकतम। ओबीसी आपके ओबीसी अगर कैटेगरी में बात करें तो पुरुष और महिला दोनों के लिए 20 मिनिमम और 40 मैक्सिमम। वहीं एसटी एससी थर्ड जेंडर की बात करें तो 20 वर्ष मिनिमम और 42 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है, इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है हाँ जी। इसके अलावा अगर देखा जाए नीचे करके तो यहाँ पर सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट रखी गई, जो कि पहले से ही सरकारी नौकरी में रखे मतलब पहले से ही हैं, ठीक है हाँ, तो उनके लिए ये। तो यहाँ पर एक बार पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा शारीरिक मापदंड की बात करें, क्योंकि आपकी परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होनी है। पहली होगी लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, एक होगा प्री, दूसरा होगा मेंस, फिर होगा आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा, देन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ऐसा। तो लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लिखित परीक्षा 2 चरणों में, प्री और मेंस, ठीक है ऐसा। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड अगर देखा जाए तो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि जैसे ऊंचाई, सीना, वजन, ठीक है 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। आपके फिजिकल टेस्ट को ऊंचाई देखी जाएगी, आपकी जो सीना वो देखी जाएगी, आपका वजन देखा जाएगा। अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करें, है ना, ऊंचाई के बारे में बात करें तो ऊंचाई के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे कहा गया है, हाँ जी, अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के लिए कहा गया है कि आपके सामान्य वर्ग में, है ना, जनरल कैटेगरी में जो पुरुष हैं, ठीक है पुरुष हैं, या फिर जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए आपकी न्यूनतम जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। इसके अलावा सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कहा गया है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनकी जो ऊंचाई है 155 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, ठीक है ऐसा। तो ऊंचाई को डिफाइन किया गया है कि अगर आप पिछड़ा वर्ग और जनरल कैटेगरी के हैं तो 165 सेंटीमीटर, अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए पुरुषों की, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है। तो ऊंचाई यहाँ पे खत्म होती है। उसके बाद अगर आप सीना की बात करेंगे तो महिलाओं में तो देखा नहीं जाता। अगर आप पुरुषों में बात करें तो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं और आपके पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, यानी कि सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के पुरुष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पर बिना फुलाए जो सीना है आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और फुला करके फिर 86 सेंटीमीटर पहुंचना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए
तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है आपके बिना फुलाए सीना और फुलाने के बाद के सीना में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना जरूरी है, ये कहा गया है। ये छोटा सा नोटिफिकेशन रखा गया यहाँ पे, है ना, नोट करके। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करें तो पुरुषों के लिए यहाँ पर बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके फिर आप 84 सेंटीमीटर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कम से कम इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वजन की बात करें तो वजन पुरुषों में वैसे नहीं रखा गया है, लेकिन महिलाओं के लिए कहा गया है कि जो भी महिला इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करती हैं उनका वजन, ठीक है, 48 केजी कम से कम होना चाहिए। अगर वो 48 केजी से कम है तो नोटिफिकेशन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करें ही ना, ठीक है, ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी मिनिमम वेट महिलाओं का 48 केजी होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा। किन्नर, कोटी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर की बात करें तो इनके अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान रखा गया है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं नियुक्ति प्रक्रिया, है ना, आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो कैसी होने वाली है। तो चयन प्रक्रिया आपके, मैंने कहा ना कि पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आपके लिखित परीक्षा, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आवेदन, ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए आवेदन सही पाए जाने के, हाँ, ध्यान रखिएगा एक बात कि जो भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे बहुत केयरफुल होकर के करिएगा। बार बार मैं यही बात कह रही हूँ क्योंकि इसमें करेक्शन की डेट वगैरह कोई मेंशन नहीं किया गया है ना। तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्री होगा फिर मेंस का पेपर होगा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि पहला जो फेज है चयन प्रक्रिया का वो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका जो प्री है, ठीक है, हाँ जी, प्री है, तो प्री में आपके क्या चीजें रहेंगी। प्री में अगर देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का होगा, ठीक है, 200 अंकों का होगा। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, है ना, 2 घंटे की होगी। ये आपकी लिखित परीक्षा का प्री है, ठीक है, प्री है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हाँ जी। इसके बाद अगर देखा जाए तो आता है आपका, यहाँ पर एक छोटा सा मेंशन किया गया है नोट को लेकर के कि 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की जो मुख्य परीक्षा है वो नहीं होगी, है ना। अगर आप 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं लिखित परीक्षा में तो आप मेंस में नहीं बैठ सकते हैं, सीधी बात, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पर लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे उनका 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। लिखित परीक्षा, जो मुख्य लिखित परीक्षा, उसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो द्वितीय चरण है, ठीक है, द्वितीय चरण है, इसमें होगी मुख्य परीक्षा, ठीक है, मुख्य परीक्षा। तो यहाँ पर ये मेंस का पेपर है, ठीक है, मेंस का पेपर है। प्री आपने देख लिया, 200 अंकों का 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय, ठीक। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो पत्र शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र आपके शामिल होंगे, 2 पेपर होंगे। प्रथम पत्र में आपको, मतलब फर्स्ट पेपर में आप ध्यान रखिएगा 200 अंकों का होगा, है ना, 200 अंकों का होगा, जो कि हिंदी का, है ना, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। 200 अंकों का सामान्य हिंदी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, सामान्य हिंदी आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो सामान्य हिंदी का 2 घंटे का पेपर होगा, 200 अंकों का। तो 200 अंकों का 2 घंटे का आपका जो पेपर है वो लिया जाएगा, ठीक है। न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप 30% से कम अंक हिंदी वाले पेपर में प्राप्त करते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो पेपर है ना, दूसरा जो पेपर है वो होगा, उसमें अगर देखें तो इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, जांच से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ये भी आपके 200 अंकों का होगा, ठीक है, 200 अंकों का होगा। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी, है ना, 2 घंटा परीक्षा की अवधि होगी। तो ये प्री में अगर आप बात करें तो प्री में 1 पेपर होगा, ठीक है, 1 पेपर होगा। 1 पेपर अगर देखा जाए 200 अंकों का होगा।
और 2 घंटे आपका समय है, 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। लेकिन जो मेंस का पेपर है उसमें पहला पेपर हिंदी का होगा, 200 अंकों का होगा, आपके 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी के। दूसरा पेपर आपके मेंस में 200 अंकों का होगा, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा, लेकिन सामान्य ज्ञान, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका मेन सिलेबस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी है, तो ये है आपकी 0.2 अंक काटा जाएगा अगर गलत उत्तर होता है तो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, साफ साफ सीधी बात, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तीसरे चरण की बात करें तो यहाँ पर पहला चरण कौन सा था, पहला चरण था प्री का, ठीक है, प्री का। दूसरा चरण था मेंस का जिसके 2 पेपर हैं। तीसरा चरण हो रहा है अब आपके फिजिकल का, ठीक है, हाँ जी, फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें अगर देखें तो जो बच्चे प्री और मेंस क्वालिफाई करेंगे उनको इस तीसरे चरण की परीक्षा में बुलाया जाएगा। यहाँ पर शारीरिक योग्यता मैंने आपको पीछे ही बता दी है, आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो जो ऐसे सफल अभ्यर्थी होंगे वो आकर के इस परीक्षा में बैठेंगे। अब यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या चीजें आपसे पेपर के तौर पर देखी जाएंगी, तो सबसे पहले होगा दौड़, ठीक है, दौड़ में अगर देखा जाए तो पुरुषों के लिए कहा जा रहा है 1 मील की आपकी दौड़ होगी, यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। समय दिया जाएगा आपको कितना, तो 6 मिनट 30 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। तो पहला होगा आपका दौड़, ठीक है, हाँ जी। उसके अलावा अगर देखें तो महिलाओं के लिए दौड़ की प्रतियोगिता कैसी होगी, तो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, महिला के लिए 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है, ठीक है। आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है, 6 मिनट आपको समय दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको दौड़ पूरी करनी है, अगर ज्यादा समय लेते हैं तो असफल घोषित होंगे, ठीक है। अब कूद की बात करें तो कूद में अगर देखा जाए, है ना, कूद में अगर देखा जाए, है ना, ऊंची कूद है, तो ऊंची कूद, लंबी कूद दोनों आपके सामने रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरुषों के लिए जो कूदने की प्रतियोगिता लंबी कूद, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर आपकी ऊंची कूद है सबसे पहले। तो पुरुषों के लिए आपके न्यूनतम 4 फीट आपको ऊंची कूद में कूदना पड़ेगा। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। महिलाओं के लिए अगर देखा जाए 3 फीट आपको कूदना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर 3 फीट से कम कूदते तो असफल घोषित होंगे, सीधी बात। ऐसी लंबी कूद की बात करें तो पुरुषों के लिए लंबी कूद आपके 12 फीट की होगी, ठीक है, 12 फीट की होगी, इससे कम असफल। महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए आपकी 9 फीट की जो ऊंचाई है उसे कूदना होगा लंबी कूद में, और यहाँ पर आप अगर इससे कम कूदते हैं तो आप असफल घोषित हो जाएंगे। उसके बाद आता है गोला फेंक, ठीक है, गोला फेंक के लिए पुरुषों के लिए अगर देखा जाए तो 16 पाउंड का गोला है, न्यूनतम आपको फेंकना है। 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना होगा। अगर उससे कम फेंकते हैं तो आप असफल घोषित होंगे, ठीक है, हाँ जी। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और आपको 10 फीट फेंकना है। तो पुरुषों का 16 पाउंड का होगा, 16 फीट फेंकना है। महिलाओं का 12 पाउंड का होगा, 10 फीट फेंकना है, ठीक है, हाँ जी। कम फेंकते हैं असफल घोषित होंगे, सीधी बात है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट दौड़ की जो प्रतियोगिता है वो रखी जाएगी। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ट्रांसजेंडर कैटेगरी में अगर बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि बिहार सरकार गृह विभाग के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान ही यहाँ पर रखा जाएगा। तो शारीरिक मापदंड में चाहे आप दौड़ की बात कर लें, चाहे आप ऊंची कूद की बात करें, लंबी कूद की बात करें, गोला फेंक की बात करें, सभी महिलाओं के लिए एक जैसी रखी गई है। तो यहाँ पर जैसे बाकी महिलाओं के लिए थर्ड जेंडर की जो महिलाएं होंगी उनके लिए भी सेम रखेगा, ठीक है, हाँ जी। मेधा सूची की बात करें तो ये सारी परीक्षाएं आप पास कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शैक्षिक योग्यता अगर देखा जाए तो शैक्षिक योग्यता ये ट्रांसजेंडर्स के लिए शायद रखी गई है कि अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार निर्धारित किया जाएगा। ये देख लेना। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली जो अंतिम मेधा सूची है उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला वर्ग के अभ्यर्थी इनके लिए न्यूनतम अर्हता 32% एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 36.5% और समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% रखा गया है, ठीक है, ऐसा। तो न्यूनतम ये अर्हता है कि आप इतना
पासिंग मार्क्स तो आना ही आना चाहिए ऐसा। बट पासिंग मार्क्स कुछ ही होता है, जितना अच्छा आपके नंबर रहेंगे उतनी ही अच्छी आपकी क्या कहते हैं जॉब लगने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा कॉम्पिटिशन है ऐसा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। रिक्ति कितनी है तो आप बताई दिए हैं, 1799 आपकी पोस्ट बताई गई है, टोटल संख्या है जिनको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर आपकी आरक्षण कोटि, यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 210 पद है, महिलाओं के लिए 74 पद रिक्त रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 15 पद हैं, जिसमें 5 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें, पुरुषों के लिए 273 पद हैं, 96 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। पिछड़ा वर्ग में बात करें 222 पद हैं, जिसमें 78 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए बात करें 42 पद हैं, जिसमें से एक भी महिलाओं के लिए नहीं रखे गए हैं। अनारक्षित जनरल कैटेगरी की बात करें 850 पद हैं, जिनमें 298 महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस की बात करें 180 पद हैं, जिनमें 63 महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। ट्रांसजेंडर कैटेगरी में टोटल 7 पोस्टें रखी गई हैं, जिसमें 0 महिलाओं के लिए रखी गई हैं। तो टोटल आपकी जो पोस्ट है वो है 1799, जिसमें महिलाओं के लिए सुरक्षित पोस्ट कितनी है 614, ठीक है 614। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी स्वतंत्रता सेनानी, पोती पोता, नाती नातिन के लिए आपके 36 जो पद हैं वो रखे गए हैं, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके छोटे छोटे पॉइंट हैं। बाकी इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं छोटे छोटे ऐसे ही पॉइंट में डिवाइड करके जो मेजर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं उनको एक दूसरे सेशन में लेकर के आऊँगी, जहाँ पर आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से देख पाएंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर रख देते हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता रखी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट रहा है तो आप इस दूसरे सेशन में जरूर जुड़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। एग्जाम की डेट अभी इसमें कोई मेंशन नहीं है, बट फिर भी जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए, तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल से अगर आपने समझ लिया हो तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको दूसरी क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।